बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 10 में हम बात करेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं और स्टैटिक ब्लॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम ज़्यादा थ्योरी की बात करें, थोड़ा सा पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ कहाँ पे होता है। उसके बाद हम फिर बात कर लेंगे कि इसकी मज़ीद थ्योरेटिकल पॉइंट्स क्या हैं। देखें, जैसे आपको पता है कि जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, जैसे फ़र्ज़ करें अगर एक स्टूडेंट की क्लास हो और उसमें हमने आईडी और नेम दो इंस्टेंस वेरिएबल्स लिए हों, तो वो हर ऑब्जेक्ट के अपने अपने होते हैं। ये हम बड़ी अच्छी तरह पहले देख चुके हैं। अच्छा, अब होता ये है कि सम टाइम हमें कुछ ऐसे एट्रीब्यूट की भी ज़रूरत पड़ जाती है जो आल्दो के हर ऑब्जेक्ट का वो एट्रीब्यूट होता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है वो सेम होती है, डिफरेंट नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर हमारा एक सिस्टम एक यूनिवर्सिटी में चल रहा है तो तमाम स्टूडेंट्स का जो यूनिवर्सिटी नेम है वो सेम होगा। ठीक है, आल्दो कि उनका वो एट्रीब्यूट है लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो सेम है। अगर ऐसे केसेस में हम 10,000 ऑब्जेक्ट बनाएं लेट्स से, और इसको इंस्टेंस लेवल पे ही डिफ़ाइन करें, यानी कि जैसे हम पहले डिफ़ाइन करते रहे हैं आईडी और नेम वगैरह को, तो इसकी 10,000 कॉपीज़ बनेंगी रैम के अंदर। दैट मीन्स कि ये बहुत सारी मेमोरी कंज्यूम करेगा, जबकि हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम है। लिहाजा बेहतर स्ट्रेटजी क्या है कि इसको ऐसे क्रिएट किया जाए कि ये इसकी 10,000 कॉपीज़ ना बने, इसकी सिर्फ एक कॉपी बने, और जिस भी ऑब्जेक्ट को वो वैल्यू रीड करनी हो वो रैम से उसी एक जगह से उसकी वैल्यू को रीड कर ले। तो यहाँ पर स्टैटिक का रोल आता है कि जब भी कभी ऐसा एट्रीब्यूट आ जाए जिसकी वैल्यू तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, हम उस एट्रीब्यूट को इंस्टेंस वेरिएबल नहीं बनाते, उसको हम स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं। जैसे इंस्टेंस वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट में सेव होते हैं या हर इंस्टेंस में सेव होते हैं, लेकिन चूँकि जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो हर ऑब्जेक्ट के अपने अपने नहीं होते, वो एक कॉमन जगह पे होते हैं जहाँ से तमाम ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस करते हैं। तो लिहाजा रैम में एक और जगह है, उसे हम कहते हैं कि ये क्लास लेवल है, यानी कि वहाँ पे क्लास लेवल की चीज़ें पड़ी होती हैं। तो क्लास लेवल की जगह पर हमारे सारे स्टैटिक वेरिएबल जो है वो वहाँ पर स्टोर होंगे। ठीक है, और वो जो वेरिएबल्स हैं वो तमाम ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में शेयर करेंगे। दैट मीन्स कि अगर एक ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यू रीड करता है और दूसरा राइट कर देता है, तो वो बाद में अगर पहला वाला रीड करेगा तो उसको अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, ज़ाहिर है पुरानी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रैम में एक ही जगह एग्जिस्ट करता है जहाँ से उसको फैच किया गया है। ये मैंने एक और एग्जांपल देके समझाया है कि आमतौर पे किस तरह के वेरिएबल्स हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हमने तमाम स्टूडेंट्स की पिक्चर्स या फ़ोटोज़ जो भी मतलब हमने सेव की हुई हैं और वो सारी एक ही फ़ोल्डर में सेव हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई इस ऑब्जेक्ट का अंदर वो पाथ भी सेव करना चाहते हैं, ताकि जब हमने रीड करना हो तो हमें पाथ पता चल सके कि किस पाथ से हमने रीड करना है। तो इमेजेस का जो पाथ है वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए ज़ाहिर है सेम होगा, तो हम इसलिए इस इमेजेस पाथ के और यूनिवर्सिटी नेम के जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं इसको हम स्टैटिक के तौर पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ी सी बैकग्राउंड होगी और रीज़न होगी। अब हम बात करते हैं इसकी मज़ीद थ्योरी की। ये बात तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि अगर हम इसको स्टैटिक नहीं बनाएंगे और वैल्यू सेम होगी तो बहुत सारी मेमोरी ज़ाया करेगी। डिफ़ाइन कैसे करते हैं, देखें, जो बाकी वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं उससे पहले आप स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आपने किसी वेरिएबल को स्टैटिक के तौर पर डिफ़ाइन करना हो तो आप स्टैटिक का जो कीवर्ड है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। और किसी भी तरह के हो सकते हैं, बस मैंने आपको ये 3 एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन बस में जो अहम बात है, जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये वेरिएबल जो है ये इनका जो डेटा है वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रहेगा। स्टैटिक वेरिएबल्स आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास, डेफिनेटली, क्योंकि क्लास से बाहर कोई चीज़ नहीं होती जावा में। बट वी डोंट नीड टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ द क्लास टू यूज़ दैम। जाहिर है कि भाई अगर ये हैं ही क्लास लेवल पे, तो अगर हम ऑब्जेक्ट ना भी बनाएं तो तब भी ये बन जाते हैं, क्योंकि ये क्लास लेवल पे होते हैं। जब हमारी क्लास लोड होती है तो जितने हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाते हैं, और अगर हमने कोई वैल्यू स्पेसिफाई की हो अपने कोड के अंदर या क्लास के अंदर तो उस वैल्यू से वो इनिशियलाइज हो जाएंगे। यानी कि क्लास लेवल के या स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करने के लिए, बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसके बगैर भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओनली वन कॉपी ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल्स क्रिएटेड ऑल ऑब्जेक्ट शेयर, मतलब ये वही बात है जो अभी आपको मैंने बताई है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब ऐसा करते हैं, इसका थोड़ा सा जो डेमो है वो देख लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि ऐसा करता हूँ कि ये जो मैंने काउंटर लिया हुआ इसको ख़त्म कर देता हूँ, और ये मैं आपको एक दफ़ा बिल्कुल नए सिरे से करके दिखाता हूँ। ये थोड़ी देर पहले मैंने इसको किया था। लेट्स रिमूव दीज थिंग्स जो मैंने पहले लिखी हैं, ताकि आपके सामने बिल्कुल स्क्रैच से कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये किया है अभी तक
मैंने क्लास बनाई है जिसमें 2 एट्रीब्यूट हैं, उसका कंस्ट्रक्टर है और उसके गेटर सेक्टर्स हैं, ठीक है। एक डिस्प्ले का मेथड है जो 2 एट्रीब्यूट को प्रिंट कर देता है। या इतना काम हम पहले कर चुके हैं, ये आपके लिए बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं एक स्टैटिक वेरिएबल है जो स्ट्रिंग टाइप का है और उसका जो नाम है उसका नाम है यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या है, हम उसकी वैल्यू यहाँ पर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम यहाँ पर अभी तक हमने वैल्यू इनिशियलाइज़ नहीं की, हम हमेशा जहाँ से यूज़ करते हैं वहाँ से करते रहे हैं, तो इसके साथ भी वही कर लेते हैं कि यहाँ पे इनिशियलाइज़ करने की बजाय जहाँ से हमने इसको यूज़ करना है यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जो स्टूडेंट की क्लास है उसके अंदर जो स्टैटिक वेरिएबल है यूनिवर्सिटी वाला, उसकी जो वैल्यू है वो क्या सेट कर दो, वो ये सेट कर दो, ठीक है। अब हमने ये वैल्यू क्लास लेवल पर सेट कर दिया। दैट मीन कि जब हम इसको प्रिंट करेंगे, लेट्स से मैं कहता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट की जो क्लास है डॉट यूनिवर्सिटी। तो देखें अब ये क्या करेगा कि चूँकि ये क्लास लेवल पर पड़ा हुआ है तो मैं इस वेरिएबल को क्लास का नाम लिखकर भी एक्सेस कर सकता हूँ और इस वेरिएबल को मैं अपना जो ऑब्जेक्ट है उसके नाम से भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है उसको क्लास की एक्सेस होती है। यानी कि देखें ये जो है ये शेयर करता है इस सारे डेटा को। दैट मीन्स कि मैं std1 डॉट यूनिवर्सिटी नेम या यूनिवर्सिटी लिख सकता हूँ, या जो चूँकि ये क्लास लेवल पे हैं तो मैं क्लास का नेम डॉट अपने स्टैटिक वेरिएबल का नाम लिख के इनके दोनों तरीकों से इसको मैं जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ। तो अभी हम ये करते हैं कि पहले क्लास के नेम से कर लेते हैं और बाद में हम उसको इंस्टेंस के या जो हमने ये बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट का जो नाम रखा है उससे हम इसको कर लेंगे। अगर हम इतना काम करें, पहले इसको लेट्स कंपाइल इट, हम यहाँ पे ये करते हैं, इसको हमने एक दफ़ा कंपाइल किया और वापस आगे रन किया तो देखें इसने क्या प्रिंट किया है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स प्रिंट किया है क्योंकि हमने इसको ऐसे ही इनिशियलाइज़ किया था। इसी तरह ऐसा करते हैं कि एक स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कर लेते हैं, std1 डॉट डिस्प्ले का मेथड कॉल कर लेते हैं ताकि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो जाएं कि क्या थी। और अब हम इस वेरिएबल को std1 के रेफरेंस से फैच करते हैं, std1 के रेफरेंस फैच करते हैं। तो आप देखेंगे कि हम इसको क्लास के नाम से एक्सेस करें या हम इसको एक किसी इंस्टेंस का जो हमने नाम रखा हुआ है उससे एक्सेस करें, दोनों केस में ये हमें सेम वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि चूँकि मैंने आपको बताया है ना कि अगर ये तमाम ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं तो लिहाजा अगर एक ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें से हो वो इसकी वैल्यू चेंज कर देगा तो बाकी तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए भी वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक दफ़ा इसका नाम कॉन्सेप्ट्स रखा और बाद में कोई और ऑब्जेक्ट यानी कि S1 std1 वाला जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से हम जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो सेट कर देते हैं, लेट्स से कोई डिफरेंट सेट कर देते हैं, ठीक है। और हम इसको जब प्रिंट करते हैं तो हम प्रिंट करते हैं std2 से, यानी कि चेंज देखें हमने std1 के लिए किया है लेकिन जब प्रिंट कर रहे हैं तो उस वक्त हम std2 के रेफरेंस से कर रहे हैं। आप std2 के रेफरेंस से प्रिंट कर दें, चलें तीनों काम कर लेते हैं, या यहाँ पे क्लास के रेफरेंस से प्रिंट कर दें क्लास का नाम लिख के, या आप std1 के रेफरेंस से प्रिंट कर दें, क्योंकि वो वेरिएबल तो एक ही है ना, आप जहाँ से मर्जी मतलब उसके रेफरेंस तक पहुँचें, उसकी जगह तक पहुँचें। तो तमाम केसेस में आप नोट करेंगे कि वो जो हमने वैल्यू चेंज की है वो वाली वैल्यू प्रिंट करेगा। देखें तीनों केसेस में जो अपडेटेड वैल्यू है वो प्रिंट कर रहा है, हालांकि जो पहली वैल्यू थी वो डिफरेंट थी, हमने std1 के लिए चेंज की थी, लेकिन देखें वो std2 के लिए भी वही प्रिंट कर रहा है क्योंकि वो एक कॉमन जगह पे पड़ा हुआ है। तो ये सारी आपको यहाँ तक अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसमें मेन पॉइंट क्या है, स्टैटिक में और नॉन स्टैटिक में फ़र्क क्या है। नॉन स्टैटिक जो है वो हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना होता है और जो स्टैटिक है वो क्लास लेवल पे होता है और वो हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना नहीं होता, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स का कॉमन होता है, शेयर्ड होता है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड की बात कर लें। जिस तरह स्टैटिक वेरिएबल क्लास लेवल पे होता है ना, इसी तरह जो स्टैटिक मेथड है ये भी क्लास लेवल पे होता है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट की स्टेट पर डिपेंड नहीं करता। अभी मैं इसको बना के बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। स्टैटिक मेथड्स आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास, वी डोंट नीड टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ द क्लास टू कॉल स्टैटिक मेथड। ये एग्जैक्टली वही बात है कि जैसे अगर हमने स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करना हो तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आल्दो कि मैंने यहाँ पर बना के दिखाया है, लेकिन फ़र्ज़ करें मैं इसको कमेंट कर दूँ इस कोड को, मैं कहता हूँ जी हमारा फ़र्ज़ करें कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, इसी तरह ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ अगर ये चीज़, ये दो लाइनें लिखी हों कि हमने क्लास का नाम लिख के उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर दिया है और बाद में उसकी वैल्यू को
हमने जो है वो प्रिंट कर दिया या यूज़ कर लिया है। तो देखें इस केस में भी ये बन जाएगा और जो इसकी वैलिड वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ये कोई ऐसा एरर जनरेट नहीं करेगा कि भाई आपने तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो आप स्टैटिक वेरिएबल को वो एक्सेस नहीं कर सकते। वजह को मैंने पहले बताई है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेवल पे होता ही नहीं है, ये क्लास लेवल पे होता है। लिहाजा जब हम कोड को रन करते हैं और हमारी क्लास लोड होती है तो क्लास लोडिंग के वक्त ही स्टैटिक वेरिएबल सारे के सारे जो भी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू से या हमारी स्पेसिफाइड वैल्यू से जो है वो इनिशियलाइज हो जाते हैं। अच्छा, स्टैटिक मेथड क्या है? स्टैटिक मेथड भी ऑब्जेक्ट लेवल पर नहीं होता, ये भी क्लास लेवल पे होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्लास लेवल पे होता है तो जैसे आप स्टैटिक वेरिएबल को क्लास का नाम लिख के यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही स्टैटिक मेथड को भी हम कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड हम आमतौर पे वहाँ बनाते हैं जहाँ पे हमारा जो मेथड है ना वो हमारी ऑब्जेक्ट के जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ पे डिपेंड ना करता हो जो भी उसने काम करना है। मिसाल के तौर पे अगर एक मेथड है, उसने दो नंबर्स को सम करना है और जिन नंबर्स को सम करना है वो उसको जो है वो पैरामीटर में आ रहे हैं, तो जाहिर है उसको ऑब्जेक्ट की स्टेट की ज़रूरत नहीं है वो काम करने के लिए। मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप समझें कि एक क्लास है हमारे पास, यहाँ पे एक बेसिक सी क्लास बना लेते हैं। हम कहते हैं हमारे पास एक क्लास है कैलकुलेटर की और इसके अंदर एक मेथड है, इसको बना लेते हैं पूरा। हम कहते हैं जी पब्लिक क्लास कैलकुलेटर और इसके अंदर एक मेथड है, लेट्स से इसके अंदर एक मेथड है सम का। अब जो सम करता है ये रिटर्न क्या करता है, इंटीजर ही रिटर्न करता है और इसको इंटीजर ही आते हैं। एक फ़र्ज़ करें num2 आता है और num1 आता है, एक num2 आता है। और ये करता क्या है, बहुत बेसिक लेवल की हम एग्जांपल लेते हैं। ये रिटर्न करता है num1 को num2 में ऐड करके उसका रिजल्ट रिटर्न कर देता है। देखिए ये जो मेथड का काम जो ये कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की इसका काम ऑब्जेक्ट की स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ पे वैसे तो हमने कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं लिया हुआ, लेकिन अगर आप ले भी लें, फ़र्ज़ करें यहाँ पे इंट कोई भी वेरिएबल लिया हो, तो ये जो काम कर रहा है ना, ये मेथड जो काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट लेवल का या इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ ही नहीं कर रहा। दैट मीन्स, अभी मैं नहीं बनाता इसको ताकि सिंपलीफाई रख सकूँ, मुझे इस मेथड को कॉल करने के लिए अगर मैंने इसको स्टैटिक मेथड के तौर पे बनाया है, ये ज़रूरी है। ठीक है, जो भी मेथड आपके ऑब्जेक्ट की स्टेट पर डिपेंड नहीं करता और वो मेथड जो भी काम करता है वो सारा इसकी इंटरनल बॉडी में डिफाइंड है और जो ये डेटा यूज़ करता है ये सिर्फ अपने पैरामीटर्स वाला डेटा यूज़ करता है। बाकी इसकी फर्दर सिर्फ अपनी प्रोसेसिंग है, कोड है जो भी हमने काम किया है, और ये इंस्टेंस लेवल के डेटा को एक्सेस नहीं कर रहा ना करता हो। यानी कि जब तो ऐसे मेथड्स को हम स्टैटिक मेथड के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि इस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे कैलकुलेटर की क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैंने इसको कॉल करना हो, आप इसको पब्लिक भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि अगर पब्लिक बनाएंगे तो इसका मतलब है कि आप इस मेथड को किसी भी दूसरी क्लास से कॉल कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी ना लिखें तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ वो क्लासेस कॉल कर सकती हैं इस मेथड को जो आपकी इसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं। ठीक है, और अगर प्राइवेट लिख दें तो इसका मतलब होता है कि इसको सिर्फ जो कॉल है वो इसी क्लास के किसी दूसरे मेथड से आ सकती है, बाहर वाली जो क्लासेज हैं वो इसको कॉल नहीं कर सकती। तो अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं स्टैटिक मेथड को, और हम इसको यूज़ करते हैं स्टूडेंट टेस्ट की क्लास से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ, ये सारा कोड अभी हम रिमूव कर देते हैं, BMS की ज़रूरत नहीं है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम जाके कहते हैं कि लेट से इसको हम प्रिंट कर देते हैं। हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल system.out.println, और यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई कॉल करो किसको, सम को। लेकिन सम कहाँ पे है? सम है कैलकुलेटर की क्लास में, कैलकुलेटर की क्लास में डॉट सम, इनके हम क्लास का नेम पहले लिखते हैं और बाद में अपने मेथड का नेम लिखते हैं, और जो भी वो पैरामीटर लेता है वो हम यहाँ से इसको पास कर देंगे। दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल 2 और 4 का सम करना है तो हम ये इसको पास करेंगे तो ये हमें इसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा। यहाँ पे जाके हम अगर इसको प्रिंट करके देखें, अच्छा अभी हमने चूँकि साथ स्टूडेंट कैलकुलेटर की क्लास बनाई है तो हमें वो भी कंपाइल करनी चाहिए, और अब हमें जो है वो रन करते वक्त ज़ाहिर है हमें अपनी स्टूडेंट है तो देखें जो भी उसका सम है वो उसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। तो बस यही फ़र्क समझें कि भाई ये जो मेथड है ये हमारा क्लास लेवल पे एग्जिस्ट करता है, लिहाजा इसको कॉल करने के लिए हमें जो है वो ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात होगी स्टैटिक मेथड की कि हम ये कैसे केसेस में हम इसको बनाते हैं और इसको कैसे कॉल करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ताकि हम इस ट्रैक पे रहें। स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल्स
एज बोथ आर एट क्लास लेवल, यानी कि जो आपके स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमने एक वेरिएबल अभी डिफाइन किया था ना यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास में स्टैटिक, तो इस मेथड को हम इस एट्रीब्यूट को हम किसी भी स्टैटिक मेथड से एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ कि भाई वो स्टैटिक मेथड है और रिटर्न कुछ नहीं करता, टेस्ट स्टैटिक, लेट्स से उसका नाम हम यही रख लेते हैं। और ये क्या करता है, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और ये प्रिंट कर देता है जो भी हमारे पास यूनिवर्सिटी का नेम था। तो देखें अभी ये स्टैटिक मेथड स्टैटिक एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी क्लास लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अगर आप इसको रन करें, यानी कि स्टूडेंट पहले कोड देख लें स्टूडेंट टेस्ट का, क्या हम कॉल भी कर रहे हैं कि नहीं, हम इसको कॉल नहीं कर रहे। दैट मीन्स कि पहले मुझे इस मेथड को कॉल करना चाहिए, टेस्ट स्टैटिक को। टेस्ट स्टैटिक को मैं यहाँ पे जाके कॉल करता हूँ। कॉल कैसे करना है, क्लास का नेम लिख के कॉल कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं स्टूडेंट डॉट टेस्ट स्टैटिक। ठीक है, और देखें कि जो भी उसकी वैल्यू हमने इनिशलाइज़ की है ये वाली, ये वैल्यू और ये सम वाली चीज़ को भी हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारा फोकस इस पर नहीं है। इसको भी ख़त्म कर देते हैं, अभी हम इस पर भी बात नहीं कर रहे, मैंने इसको भी कमेंट कर दिया। वापस आएँ, कोड को कंपाइल करें और यहाँ पे जाके इसको अभी हमने कैलकुलेटर वाली क्लास को भी साथ कंपाइल करना है कि नहीं करना। उसके कोड में देखें हमने कैलकुलेटर यूज़ किया है, अभी हमारा कैलकुलेटर यहाँ से यूज़ नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि वी डोंट नीड टू कंपाइल दैट क्लास। और यहाँ पर हम इसको रन करते हैं तो देखें जो भी वैल्यू, ये क्या हो रहा है, कॉमसेट्स प्रिंट करना चाहिए इसको, यस कॉमसेट प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि हमने जो ये मेथड कॉल किया है ना यहाँ से, तो वो यूनिवर्सिटी की नेम को प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं बल्कि साथ टेस्ट स्टैटिक मेथड और आगे यूनिवर्सिटी नेम, मतलब ताकि आपको ये बात वाज़ा हो जाए कि भाई ये जो प्रिंटिंग हो रही है ना, अब हम उस मेथड को कॉल कर रहे हैं तो ये मेथड वो प्रिंट कर रहा है। एक बात ये वाज़ा करना मकसद था। और दूसरा मकसद क्या था, ये जो लिखा हुआ है कि स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस दी स्टैटिक वेरिएबल, यानी कि आपके जो स्टैटिक मेथड हैं वो स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। क्या स्टैटिक मेथड इंस्टेंस वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं? तो देखें जैसे आपको मैंने पहले बताया है कि क्लास लेवल या स्टैटिक चीज़ें तो उसी वक्त बन जाती हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना होता। तो लिहाजा ये हो सकता है ना कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी मेथड से नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करें या एट्रीब्यूट को एक्सेस करें तो वो तो ऑब्जेक्ट कोई बना ही नहीं होता उस वक्त। तो इसलिए इस बात की इजाज़त नहीं दी हुई जावा ने कि आप किसी स्टैटिक मेथड से जो है वो नॉन स्टैटिक वैल्यू को प्रिंट करें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आईडी है ये नॉन स्टैटिक है ना, तो हम यहाँ पे अगर प्रिंट करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println और यहाँ पे मैं आईडी की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। ये काम हम नॉन स्टैटिक मेथड में करते रहे हैं। जैसे देखें यहाँ पे मैंने ये काम किया हुआ है और बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन जो स्टैटिक मेथड है वहाँ से आप नॉन स्टैटिक चीज़ों को कॉल नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि आप नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट को भी एक्सेस नहीं कर सकते और जो नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं उनको भी नहीं कॉल कर सकते। अगर आप इस कोड को कंपाइल करेंगे ना तो ये कोई एरर जनरेट करेगा। लेट्स सी कि वो क्या एरर है। ये देखें वो कह रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल आईडी कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट। वो कह रहा है कि भाई ये जो वेरिएबल है ये नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक कह लें या इसको इंस्टेंस वेरिएबल कह लें, एक ही बात है। वो कह रहा है कि ये एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, यू कैन नॉट रेफरेंस, यानी कि इसको आप रेफर नहीं कर सकते एक स्टैटिक कंटेक्स्ट से, यानी कि ऐसी जगह से जो स्टैटिक है, यानी कि स्टैटिक मेथड से इसको आप जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये बात भी आपको मैंने डिमॉन्स्ट्रेट की है कि ये बात कैसे है। दे कैन एक्सेस इंस्टेंस दे कैन, ये बात भी होगी हमारी। स्टैटिक मेथड्स कैन कॉल अदर स्टैटिक मेथड्स बट दे कैन नॉट कॉल नॉन स्टैटिक मेथड। ये तो आपको मैंने बता दिया अगला हिस्सा। अब ये देखते हैं कि स्टैटिक मेथड कैन कॉल अदर स्टैटिक मेथड। दैट मीन्स कि अगर आपकी क्लास में कोई एक और स्टैटिक मेथड है तो आप यहाँ से डेफिनेटली उसको जो है वो कॉल कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टैटिक मेथड दूसरे स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है। उसकी वजह आपको मैंने पहले बताई है कि भाई दोनों चीज़ें जो कि क्लास लेवल पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं तो वो दोनों एक दूसरे को एक्सेस कर सकती हैं। ये बात हो गई। इसको एक दफ़ा आपको मैं यहाँ पे डेमो भी कर देता हूँ। लेट्स से कि जैसे ये स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, स्टैटिक मेथड है, तो इसी तरह अगर एक और मेथड हो, लेट्स से कि हम कहते हैं, क्या कहें, कोई थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल लेके चलते हैं। हम कहते हैं कि भाई एक ऐसा करते हैं, एक काउंटर ले लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई एक और स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक
इंटीजर है काउंटर, अभी बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या है। और हम काउंट करना चाहते हैं कि अभी तक कितने ऑब्जेक्ट बने हैं, तो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा हम काउंटर की वैल्यू को बढ़ा दिया करेंगे। और यहाँ पे हम कह देते हैं कि प्रिंट काउंटर, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं कि ये स्टैटिक मेथड है और इसका काम क्या है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, प्रिंट काउंटर, काउंटर को प्रिंट कर दे, बस इसका ये काम है, ठीक है। हम यहाँ पे कह देते हैं कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम कहते हैं कि काउंटर की जो वैल्यू है ये इसको प्रिंट कर दे, काउंटर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम काउंटर को नाम लिख देते हैं। अब देखें ये भी स्टैटिक मेथड है और ये भी स्टैटिक मेथड है, तो ये वाला स्टैटिक मेथड आईडी को तो एक्सेस नहीं कर सकता और ना हम इस जगह से डिस्प्ले को कॉल कर सकते हैं। अगर ये भी करेंगे ना तो वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि जो डिस्प्ले का मेथड है ये नॉन स्टैटिक है। बट हम यहाँ से दूसरे स्टैटिक मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, यानी कि हम ये काम कर सकते हैं कि यहाँ से क्या करें, दूसरा स्टैटिक मेथड कॉल कर लें। जैसे हम कहते हैं जी प्रिंट काउंटर, ये दूसरा नॉन स्टैटिक मेथड है तो भाई ये डेफिनेटली प्रिंट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कह देंगे टेस्ट स्टैटिक, ये देखें टेस्ट स्टैटिक को कॉल करेंगे स्टूडेंट टेस्ट से, हम यहाँ पे कहेंगे टेस्ट स्टैटिक पहले ही कॉल हो रहा है, वेरी नाइस, ठीक है। और इसको कहें ये क्या कर रहा है, ये दो काम कर रहा है, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है और साथ काउंटर की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो वापस आके इसको आप कंपाइल करें और फिर दोबारा रन करें, तो देखें पहले इसने टेस्ट स्टैटिक मेथड प्रिंट किया, यानी कि जो हमारी मतलब मेथड में जो हमने बॉडी में लिखा हुआ था, बाद में काउंटर की वैल्यू प्रिंट कर दी। दैट मीन्स कि देखें ना ये चीज़ चल रही है ना कि हमने तो ये वाला मेथड कॉल किया था लेकिन ये भी प्रिंट हो रहा है। दैट मीन्स कि इस मेथड ने दूसरे किसी स्टैटिक मेथड को जो है वो कॉल कर दिया। देखिए इस केस में हमारा जो ये स्टैटिक मेथड है ना जो हम कॉल कर रहे हैं ये इसी क्लास का है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप किसी दूसरी क्लास के भी स्टैटिक मेथड को एक स्टैटिक मेथड से कॉल कर सकते हैं। बस कैसे करेंगे, उस क्लास का नाम लिखेंगे और डॉट उसके बाद मेथड का नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन जो ये एक बात होगी मेरी पूरी, लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता है तो जाहिर है क्लास तो उससे पहले लोड हो चुकी होती है। तो आल्दो कि हम स्टैटिक मेथड से नॉन स्टैटिक चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन हम नॉन स्टैटिक मेथड से स्टैटिक चीज़ों को कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो डिस्प्ले का मेथड है ये नॉन स्टैटिक है, लेकिन हमें पता है कि ये तब कॉल होना है जब हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका होगा। तो दैट मीन्स कि जब ऑब्जेक्ट बना होगा तो क्लास लोड हुई होगी तो ऑब्जेक्ट बना होगा ना। तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो क्लास लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं। तो क्लास लेवल पे क्या एग्जिस्ट करता है, स्टैटिक मेथड्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ से मैं वो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक दफ़ा प्रिंट करके देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं एक स्टैटिक वेरिएबल प्रिंट कर देते हैं, वो हमारे पास है लेट्स से यूनिवर्सिटी नेम है। और एक दफ़ा आपको मैं यहाँ से स्टैटिक मेथड भी कॉल करके दिखा देता हूँ, वो कौन सा है, प्रिंट काउंटर है। देखिए मैंने आपको ये दोनों चीज़ें स्टैटिक हैं जो मैं कॉल कर रहा हूँ, और ये जहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ वो इटसेल्फ नॉन स्टैटिक है। तो चूँकि क्लास पहले लोड होती है और ऑब्जेक्ट बाद में बनता है, लिहाजा जहाँ ऑब्जेक्ट यानी कि जो इंस्टेंस लेवल की चीज़ें का मेथड है वो ऑब्जेक्ट क्लास लेवल की चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। तो अभी हम इसको कॉल करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें डिस्प्ले को कॉल तो करना पड़ेगा ना। तो लिहाजा हम यहाँ पे जाके स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लें, क्योंकि जो इंस्टेंस लेवल के मेथड्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट बनाए बगैर हम एक्सेस नहीं कर सकते। लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, std1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। यहाँ पे कोई डेटा पास कर देते हैं, हम कहते हैं इसकी ID 1 है और इसका नाम है लेट्स से आबिद। और अब हम कहते हैं कि नॉन स्टैटिक मेथड को यू नो कि भाई हमें उसका रेफरेंस देना पड़ता है कॉल करने के लिए। हम लिखेंगे std1 डॉट जो भी मेथड का नेम है डिस्प्ले। तो अब देखें कॉल मैं कर रहा हूँ नॉन स्टैटिक मेथड को, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर लेते हैं ताकि आपका जो फोकस है वो इसी पॉइंट पे रहे। तो डिस्प्ले को कॉल जाएगी, डिस्प्ले क्या करेगा, आईडी नेम को प्रिंट करेगा उस सब्जेक्ट के, और बाद में यूनिवर्सिटी भी प्रिंट कर देगा, और बाद में प्रिंट काउंटर की वैल्यू भी प्रिंट कर देगा। और लेट्स फर्स्ट रन इट। हम यहाँ पे भाई इसको कॉल कंपाइल करते हैं, फिर इसको हम रन करते हैं। तो ये देखें 1 प्रिंट किया, आबिद प्रिंट किया, नल ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी को हमने इनिशलाइज़ नहीं किया। तो आपको पता है कि जितनी भी रेफरेंस टाइप्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट नल से इनिशलाइज़ होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नल ना प्रिंट हो तो हमें जो अपना स्टैटिक वेरिएबल है उसको किसी वैल्यू से इनिशलाइज़ कर लेना चाहिए। तो अब मैंने जो कि इनिशलाइज़ कर लिया है, तो अब आप देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू है ज़ाहिर है जो हमने इनिशलाइज़ की है वो वाली प्रिंट हो जाएगी। तो दैट्स इट। ये देखें अभी सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। ये काउंटर क्यों लिया था,
काउंटर इसलिए लिया ताकि आपको मैं थोड़ा सा ना यूज़ बता सकूं कि फ़र्ज़ करें जब भी एक ऑब्जेक्ट बने ना, हम यहाँ पे इसको एक इंक्रीमेंट कर देते हैं। लेट्स से कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो है कि आप काउंट करना चाहते हैं कि अभी तक कितने ऑब्जेक्ट बने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक शेड वेरिएबल ले लेंगे क्लास लेवल पे, और जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा उस शेड वेरिएबल के अंदर एक स्टेप इंक्रीमेंट कर देंगे। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये चूँकि स्टैटिक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा एक्सक्यूज़ मी। तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं, जो इंटीजर या न्यूमेरिक प्रिमिटिव टाइप्स हैं, वो 0 से इनिशियलाइज होती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा हम यहाँ पे कह देंगे कि काउंटर के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दो। तो यहाँ से हम काउंटर एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है और नॉन स्टैटिक जगह से स्टैटिक चीज़ जो है वो कॉल हो सकती है। तो अभी हमारे पास कंस्ट्रक्टर भी ये किया है, तो लिहाजा हम यहाँ पे कह देंगे कि भाई जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा, एक ही तो तरीका हमने डिफाइन किया है, और वो कौन सा है कि भाई जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तभी ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो हम उस वक्त काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। और यहाँ पे आके जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फ़र्ज़ करें मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके साथ ही मैंने एक और बना दिया, एक और बना दिया, एक और बना दिया। यहाँ पे इनकी आईडीज़ थोड़ी सी फ़र्क कर लेते हैं, हम कहते हैं आईडीज़ इनकी ये हैं, और इनके यहाँ पे नाम भी फ़र्क करने पड़ेंगे, जस्ट टू चेक दिस थिंग कि हमारा वो काम देखें क्या कर रहा है। इनके नाम सेट कर लेते हैं, आबिद, जाहिद, हानिया, कुछ भी यहाँ पे नाम रख देते हैं। अच्छा अब क्या होगा, अब जब हम इसको कॉल करेंगे, किसको कॉल करेंगे, मैं खुद भूल गया हूँ, काउंटर को मेथड करना, काउंटर की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो काउंटर की वैल्यू प्रिंट काउंटर से भी प्रिंट हो सकती है, और हम काउंटर का वेरिएबल चूँकि प्राइवेट नहीं है तो हम डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, प्रिंट काउंटर को कॉल कर लेते हैं। हम कहते हैं जी यहाँ से कॉल करो प्रिंट काउंटर को। वैसे तो ये काम भी हो ही रहा है, बट लेट्स कॉल प्रिंट काउंटर। तो स्टूडेंट डॉट प्रिंट काउंटर में पता है स्टैटिक है, तो वो हम चाहे तो स्टूडेंट लिख के कॉल कर लें, चाहे तो std1 लिख के, 2 लिख के, मतलब जो मर्जी लिख के कॉल कर दें, हम हर तरह से कॉल वैलिड है। तो हम यहाँ पे कह देंगे प्रिंट काउंटर, और यहाँ पे जाके हम कह देंगे कि भाई इसकी वैल्यू को प्रिंट करो। अब देखेंगे कि भाई ये हर दफ़ा इंक्रीमेंट हुआ है, दैट मीन्स कि जितने हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो सारे काउंटर काउंट कर रहा होगा हर स्टेप में, एक स्टेप यानी कि इंक्रीमेंट करके, और ये प्रिंट कर देगा कि अभी तक हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट थे। तो यहाँ पे देखें ज़रा, इसको पहले हमने कंपाइल के रन किया, तो काउंटर की वैल्यू क्या है 4, दैट मीन्स कि हमने अभी तक 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। मतलब आप इस किस्म का काम भी कर सकते हैं जो कॉमन लेवल की चीज़ हो और आप उसको ऐसे कोई अचीव करना चाहते हो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ वो भी ये भी है, अब देखें जो आईडी हैं हमारे 1 2 3 4, ये भी तो ऑटोमेटिकली एक स्टेप इंक्रीज़ हो रहे हैं ना। तो हम ये भी कर सकते हैं कि इनको ऑटोमेट कर दें। हम कहते हैं कि भाई जब पहला ऑब्जेक्ट बने तो आईडी जो है वो काउंटर से ही यूज़ हो जाए, ठीक है, ताकि हमें यहाँ से पास ही ना करना पड़े। ऑटोमेटिकली पहले ऑब्जेक्ट का आईडी 1 हो जाए, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का जो है वो 4 हो जाए। तो ये भी बहुत आसान है। इस तरह की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना सिनेरियोज़ की, आप उतनी ज़्यादा आपको बेहतर समझ लगेगी। हम यहाँ से आईडी को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से कह देते हैं कि ये जो स्टूडेंट का आईडी है ना, ये इनिशियलाइज होना चाहिए काउंटर की वैल्यू से। तो ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि पहले स्टूडेंट का आईडी जो है वो 0 ना हो, वो क्या हो, वो 1 हो। तो लिहाजा हम काउंट जो इंक्रीमेंट है वो प्री इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि पहले इंक्रीमेंट हो जाए और उसकी वैल्यू 1 सेट हो जाए। तो अब देखिएगा, अब ना कि सिर्फ काउंटर ऑब्जेक्ट को काउंट कर रहा है, बल्कि जो हमारे आईडीज़ हैं वो भी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएंगे और हमें यहाँ से आईडीज़ पास नहीं करने पड़ेंगे। यानी कि मैं बता रहा हूँ कि जब डेटा शेड होता है तो उसके फ़ायदे कितने हैं। आप बहुत सारे काम इस किस्म के जो है वो कर सकते हैं। वापस आके प्रिंट काउंटर को प्रिंट करेंगे तो एक स्टूडेंट का डेटा भी प्रिंट कर लेते हैं, बल्कि वो हो रहा है, आबिद का हो रहा है। हम यहाँ पे एक स्टूडेंट का और डेटा प्रिंट कर लेते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि काउंटर प्रिंट हो रहा है, स्टूडेंट का डेटा प्रिंट नहीं हो रहा। हम यहाँ पे std2 डॉट कौन सा मेथड था, आई थिंक डिस्प्ले, तो डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो वो डेटा प्रिंट कर देगा। और इसी तरह एक और स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई student4 डॉट डिस्प्ले। तो आप देखेंगे कि भाई दोनों के जो आईडीज़ हैं, आल्दो कि वो हमने यहाँ से पास नहीं किए, लेकिन हमने एक शेयर्ड जगह पे एक वेरिएबल रखा है और वहाँ से हमने उसको जो है वो इनिशियलाइज़ कर दिया है। तो देखें इस वजह से वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज़ होते जा रहे हैं। मतलब हमारा काम यहाँ से काफ़ी आसान हो गया। हमें ये हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं रही कि हम देखें कि भाई इसको 1 पास करना है, 2 करना है। वो क्लास खुद से ये जिम्मेदारी अपनी जो है वो पूरी कर रही है। वापस आते हैं, इसको कोड को कंपाइल कर, ये मैं आपको ना डिफरेंट यूज़ केस बता रहा हूँ कि कैसे सिनेरियो से आप इन चीज़ों को यूज़ करके अपने जो कोड है उसका स्ट्रक्चर बेहतर कर सकते हैं। तो देखें 2 में जाहिद था, ये नल क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी का जो नेम है ये नल क्यों प्रिंट हो रहा है भाई,
नल 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 क्यों प्रिंट हुआ है, टू जाहिद नल काउंटर 4, टू जाहिद नल। इसकी जो वजह है वो देखें कि हमने जो ये इनिशलाइज़ किया है इसको ये बाद में किया है और प्रिंटिंग पहले कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो वैल्यू उसकी पुरानी वाली प्रिंट होगी ना, और पुरानी वाली डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो तो ज़ाहिर है नल है, तो इसलिए नल प्रिंट हो रहा था। ठीक है, वापस आते हैं, इसको रिकम्पाइल करते हैं और इसको दोबारा से रन करते हैं। अब देखें जो उसकी प्रॉपर वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है। तो एनीवे इस तरीके से जो है वो हम अपने कोड को सिंप्लीफाई भी सम टाइम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप काम क्या करना चाह रहे हैं। जैसे इस केस में देखें हमने आईडी पास भी नहीं किया और इनिशियलाइज भी कर लिया है। असल बात ये है कि अगर आप एक कंसेप्ट को समझ जाएँ तो उसको इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है और वो हम उसको यूज़ करके अपने कोड के अंदर मज़ीद सिंप्लिसिटी जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये सारी बात हमने काफ़ी डिटेल में कर ली। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटिक ब्लॉक क्या चीज़ होती है। सम टाइम वी नीड टू इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक ब्लॉक कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, पहले कोड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है और हम चाहते हैं कि ये वैल्यू हमने इनिशियलाइज़ करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट हम चाहते हैं कि भाई इसकी वैल्यू को हम क्लास के अंदर ही इनिशियलाइज़ कर दें, ना कि यहाँ पे करें। ठीक है, ये सारा मैं कोड ज़रा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे हम std1 को ही यूज़ करते हैं बस, और बाकियों को थोड़ी देर के लिए हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि अभी हमारा फोकस किसी डिफरेंट चीज़ पे है। अच्छा, वापस आते हैं स्टूडेंट की क्लास में। यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी को, अब देखिए स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने के दो तरीके हैं। आप एक तो बेसिक तरीका है ना कि यानी कि आप जहाँ से यूज़ करते हैं वहाँ से इनिशियलाइज़ कर दें। इसके अलावा जो दो तरीके हैं वो ये कि आप यहीं पर उसकी वैल्यू दे दें। अब यहाँ पे कह दें कि भाई जब हमारी क्लास लोड हो तो इसकी जो वैल्यू है वो कॉम सेट्स हो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है इसके लिए हम स्टैटिक ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये कर सकते हैं कि इसके अंदर एक स्टैटिक ब्लॉक बनाएं। स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, एक्चुअली कोड होता है, लेकिन उस कोड को हम एक ब्लॉक में लिखते हैं और उस ब्लॉक का नाम जो है या उससे पहले एक स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे कहेंगे कि स्टैटिक एक ब्लॉक बनाओ और इसके अंदर क्या करो, जो यूनिवर्सिटी का वेरिएबल है उसकी वैल्यू ये सेट कर दो। यानी कि एक ही बात है कि आप इसकी वैल्यू यहाँ लिख दें, तब भी क्लास जब लोड होगी तो उसके फ़ौरन बाद, यानी कि कंस्ट्रक्टर भी, अभी कंस्ट्रक्टर तो बाद की बात है ना, जब ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं बनेगा तो कंस्ट्रक्टर तो कभी कॉल ही नहीं होना, लेकिन क्लास तो लोड होगी अगर आपने उसका कोई भी मतलब काम किया है, उसको यूज़ किया है अपने कोड के अंदर। तो जैसे ही क्लास लोड होगी ऑटोमेटिकली आपका सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा और स्टैटिक ब्लॉक के अंदर आप अपने तमाम स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। जाहिर है स्टैटिक ब्लॉक के अंदर जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनको आप इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो भी बने ही नहीं होते, वो तो तब बनते हैं जब ऑब्जेक्ट बनता है। और इसी तरह अगर आपको एक से ज़्यादा स्टैटिक ब्लॉक्स की ज़रूरत हो, मैं यहाँ पे बल्कि प्रिंट करके दिखाता हूँ कि जब ये कब कॉल होता है, कब यानी कि ये कोड चलता है, आपको तक नज़र आ जाए। हम यहाँ पे कहते हैं प्रिंट एलन और यहाँ पे कह देते हैं फॉर एग्जांपल स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड। ठीक है, इसने इनिशियलाइज़ किया, यहाँ पे जाके हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और बाद में ये डिस्प्ले क्या कर रहा है, डिस्प्ले उसकी सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करता है, यूनिवर्सिटी को प्रिंट करता है और ये काउंटर को भी प्रिंट करता है। तो काउंटर को प्रिंट करने के लिए हम ये सारा काम भी कर सकते हैं। काउंटर भी चूँकि स्टैटिक है तो ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। वापस चलते हैं और अब देखिएगा कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट बनता है, ऐसा करते हैं कंस्ट्रक्टर से भी एक ऐसी प्रिंट कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल हो रहा है और स्टैटिक ब्लॉक कब कॉल हो रहा है। जब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो हम यहाँ से कह देते हैं कि कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। मैं चाह रहा हूँ कि आपको ना फ्लो समझ लगे कि एक्चुअली क्लास लोड पहले होती है, स्टैटिक ब्लॉक उसके बाद चलता है, और जब हम उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करें, ऑब्जेक्ट बनाएं, तो तब कंस्ट्रक्टर का ब्लॉक चलता है वहाँ, वरना कंस्ट्रक्टर का ब्लॉक जो है वो चलता ही नहीं है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो इससे पहले चूँकि क्लास लोड होती है तो आप देखेंगे कि ये मैसेज जो है इस मैसेज से पहले प्रिंट होगा, जिस वजह से मैंने ये आपको सारा जो है वो करके दिखाना चाह रहा हूँ। वापस गए, हमने इसको रिकम्पाइल किया, रीरन किया। आप देखें फ़्लो क्या है, स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड, क्योंकि सबसे पहले आपकी क्लास लोड होती है, उस वक्त सारे स्टैटिक काम हो जाते हैं। तो स्टैटिक ब्लॉक कॉल हुआ और इसने इनिशियलाइजेशन कर दी, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ,
इसने ये ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई और बाद में चूँकि स्टैटिक ब्लॉक ने इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी थी तो हमारी जो अपडेटेड वैल्यू है वो प्रिंट हो गई है। अगर आपको कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए कि आपको एक से ज़्यादा स्टैटिक ब्लॉक बनाने हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि स्टैटिक ब्लॉक एक बनाया, उसके बाद एक और बना दिया, उसके बाद एक और बना दिया, तो अब ये इन ऑर्डर में कॉल होंगे। जो पहले बनाया है वो पहले कॉल होगा, जो दूसरा है वो बाद में कॉल होगा, जो तीसरा है वो ज़ाहिर उसके बाद कॉल होगा। तो एनीवे हम ये वाले काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा कॉमन सा पॉइंट है, वो किसी आपके जहन में आ सकता है कि भाई अगर इस वैल्यू को इनिशियलाइज ही करना था तो ये इतनी मतलब एक ब्लॉक बनाने की क्या ज़रूरत थी, हम यहीं पे क्यों ना कर लेते कि इज़ इक्वल टू ऐसे लिख देते, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है ना वो मतलब हमें ये ना करना पड़ता। तो ये बिल्कुल पॉइंट वैलिड है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू है ना वो इनिशलाइज इतनी कॉमन चीज़ के साथ नहीं हो रही होती कि भाई आपने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। उसको इनिशलाइज करने के लिए आपको कोई प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, कोई स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, कोई कोड लिखना पड़ता है, फिर वो डेटा आपके पास आता है जिसको यूज़ करके आपने उसको इनिशलाइज करना होता है। इसकी मिसाल क्या हो सकती है, आप समझें। इसकी मिसाल ये है कि हमारे पास एक कोई एप्लीकेशन है, उसमें हमने ना लिस्ट ऑफ सिटीज़ दिखाने हैं। अब लिस्ट ऑफ सिटीज़ को फैच करने के लिए अब मैं यहाँ पे ले तो सकता हूँ कि भाई लिस्ट ऑफ जो सिटीज़ है, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए स्टूडेंट में मतलब डिफाइन कर रहा हूँ। वैसे स्टूडेंट के अंदर मे भी लिस्ट ऑफ सिटीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल सिटी की ज़रूरत है, लेकिन जस्ट अज्यूम कि ये कंसेप्ट है क्या। मैं चाह ये रहा हूँ कि मैंने एक लिस्ट ऑफ सिटीज़ इनिशलाइज करनी है जो कि स्ट्रिंग की अरे है और उसका नाम है सिटीज़। ये हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल है। अरेज हम पढ़ेंगे, अभी बस आप ये इस पे फोकस ना करें कि रेज क्या होती है, अभी बस आप मेन पॉइंट पे फोकस करें वो क्या है। अब देखें इस चीज़ को इनिशियलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे मतलब वो सिटीज़ हार्ड कोड सारे थोड़ी करूँगा, मैं उसको डेटाबेस से फैच करूँगा। अब डेटाबेस से फैच करने के लिए मुझे कोई 8-10 लाइनें कोड की लिखनी पड़ेंगी, तो कनेक्शन बनाऊँगा डेटाबेस से, क्यूरी करूँगा, जो रिजल्ट आएगा उसको प्रोसेस करके इसको मैं इनिशियलाइज करूँगा। तो यहाँ पर मैं ये सारा कोड नहीं लिख सकता। अगर मैं यहाँ पे कोड लिखूँ तो ये सिस्टम जो है वो एरर दे देगा, जी आप तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, आपने तो यहाँ पे मतलब नॉर्मल कोड लिखना शुरू कर दिया। प्रोसेसिंग है, हम तो यहाँ पे एक लाइन ये भी नहीं लिख सकते। ये जो लाइन है ना, अगर आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना तो ये अलाउड ही नहीं है। आप सिर्फ अपने वहाँ पे उस जगह पे सिर्फ जो कर सकते हैं वो अपनी वेरिएबल स्टैटिक, नॉन स्टैटिक वगैरह ही डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी काम और करें ना तो ये जब कोड को कंपाइल करेंगे तो ये देखें ज़रा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम प्रोसेसिंग वहाँ पे ये देखें। ये कह रहा है जी आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, मतलब उसने कोई प्रॉब्लम जनरेट कर दिया कि भाई यहाँ पे तो एक आइडेंटिफायर होना चाहिए था, आपने ये क्या लिखा हुआ है सारा कोड। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। अगर मुझे ये वेरिएबल इनिशलाइज करने के लिए कुछ प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत है तो वो प्रोसेसिंग मैं क्या करूँगा, स्टैटिक ब्लॉक में कर लूँगा। यानी कि मैं यहाँ पर ये कोड ख़त्म करूँगा और अपने जो सिंगल वैल्यू के वेरिएबल्स हैं वो आप उसी लाइन में उसको इनिशियलाइज कर लिया करें। बिल्कुल सही अप्रोच है, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो इनिशियलाइज करने के लिए आपको कोई चंद लाइंस लिखनी पड़ती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे हम कहते हैं, अभी मैं कमेंट कर रहा हूँ कि भाई गेट लिस्ट ऑफ सिटीज़ फ्रॉम डेटाबेस। जब हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी पढ़ेंगे फिर बताऊंगा ये काम कैसे करना है। अभी समझेंगे, आप पहले सारी वो लिस्ट गेट करेंगे, उसके बाद लिख देंगे सिटीज़ इज इक्वल टू जो भी आपके पास वो लिस्ट आई होगी। दैट मीन्स कि सम टाइम हमें अपना एक वैल्यू जो है उसको इनिशियलाइज करने के लिए बहुत सारी प्रोसेसिंग, बहुत सारी लाइन्स ऑफ कोड लिखनी पड़ सकती है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम स्टैटिक ब्लॉक के अंदर वो वाला कोड लिख देते हैं ताकि हमारा जो स्टैटिक वेरिएबल है वो प्रॉपरली जो है वो इनिशियलाइज हो सके। तो ये बात हो गई कि किस तरीके से हम स्टैटिक ब्लॉक क्यों बनाते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, कब ये यूज़ होता है। एनीवे ये आपको ये हमने बात कर ली कि स्टैटिक ब्लॉक की के बेनिफिट्स क्या हैं। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये अभी अरेज की आप प्रैक्टिस के चक्कर में ना पड़ें, अभी आप इसको स्किप रखें। दे आर जनरली यूज वैन सम कंप्यूटेशन और ये मैंने सारी बात को बताई है। स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस वैन दैट क्लास इज लोडेड। अ क्लास कैन हैव मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक, ये भी अभी हमने बात कर ली है। तो स्टैटिक ब्लॉक का स्ट्रक्चर क्या है वो भी आपको मैंने सारा बता दिया कि स्टैटिक ब्लॉक का स्ट्रक्चर ये है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि भाई आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कि स्टैटिक वेरिएबल्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, ब्लॉक्स क्या हैं। और लास्ट में मैंने ना मतलब थोड़ा सा एक आपको प्रैक्टिकल टच देने के लिए, एग्जांपल देने के लिए मेरे पास एक कोड पड़ा था, वो मैंने आपके लिए ना अलग से करके रखा हुआ है ताकि आपको मैं दिखा सकूं। देखें ये जो मैं अभी आपको कोड दिखाने लगा हूँ ना, इस कोड को आपने मतलब अंडरस्टैंड नहीं करना, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया तो उसमें मैंने इन्हीं कंसेप्ट को कैसे यूज़ किया है कि भी मतलब स्टैटिक वेरिएबल्स मैंने किनको लिया था। अभी आपको बता रहा था ना कि मैं स्टैटिक वेरिएबल हम उनको लेते हैं जो हमारे तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए वो कॉमन चीज़ होती है, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स को उसकी ज़रूरत होती है, उनकी वैल्यू सेम रहती है।
तो मुझे एक प्रोजेक्ट में मतलब इसकी ज़रूरत पड़ी, तो मैंने इन कंसेप्ट्स को खैर यूज़ किया हुआ था। तो मेरे आज जब मैं आपके लेक्चर की ये स्लाइड्स वगैरह थोड़ी सी रिव्यू कर रहा था, तैयार कर रहा था, तो मैंने सोचा ये एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जिस पे मैंने अभी ये 2-4 दिन पहले ही कोड लिखा है। इस कोड को समझने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आप बस ये अंडरस्टैंड करें कि स्टैटिक यहाँ पे कैसे रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, और स्टैटिक ब्लॉक कैसे रोल प्ले कर रहा है, और स्टैटिक चीज़ों को मैं इनिशियलाइज कैसे करूँ। बाकी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो आप थोड़े से जब एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके उस जो है वो पाथ के ऊपर आते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो रहा है, ये डिफरेंट जो क्लासेस उसमें यूज़ हो रही हैं वो मैंने इंपोर्ट कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद ये नोट करें, ये चाहिए काम हो क्या रहा है, इसका जनरल सा ओवरव्यू ये है कि भाई डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स हैं, वो हम इस प्रोजेक्ट में जो है ना वो डाउनलोड करनी है, और वो जो वेबसाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप समझे कि मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हमने डाउनलोड करनी है, उनके पेजेस, और उसके बाद पे कोई प्रोसेसिंग करनी है। अब उसको डाउनलोड करने के लिए मतलब मल्टीपल चीज़ें वगैरह यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपको पता ना कि आजकल जो कंप्यूटर्स हैं वो मल्टी कोर आ रहे हैं, तो अगर हमारा प्रोग्राम जो अभी तक हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना सारी, वो सिंगल थ्रेडेड है ना, मतलब एक वक्त में एक ही लाइन चल रही होती है, 2 लाइन्स नहीं चल रही होती। तो जब थोड़ी सी एडवांस जाएंगे ना, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन का कोर्स आप पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको अगर मुझे फाक हुआ पढ़ाने का तो आपको बताऊँगा कि हम मल्टी थ्रेडिंग कैसे करते हैं। कि एक वक्त में अगर आपका कंप्यूटर के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 4 कोर्स हैं और हर कोर 2 थ्रेड चला सकता है, तो हाउ वी कैन डेवलप जावा प्रोग्राम कि वो उस एक ही वक्त में 8 डिफरेंट जावा के जो है वो थ्रेड्स चल रहे होंगे। मतलब ये चीज़ें की जा सकती हैं। इसमें ये वाला काम हुआ हुआ, इसलिए आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। इसमें हम कर ये रहे हैं कि हर एक जो फाइल है ना वो कुछ वेबसाइट्स को डाउनलोड करती है और इन चीज़ों को नोट करती है कि भाई कितने यूआरएल सही डाउनलोड हो गए हैं, कितने यूआरएल जो है वो सही नहीं डाउनलोड हुए। और ये जो क्लास है ये हर ऑब्जेक्ट के पास होती है, जो मतलब क्लास यूज़ होती है डाउनलोड करने के लिए। अब HTTP क्या है, ये जब आप वेब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा ये क्या है। ये इसको बनाने के लिए ये चीज़ें चाहिए, ये सारी देखें स्टैटिक हैं और ये चीज़ें, लेकिन ये तमाम ऑब्जेक्ट्स ने शेयर करनी थी, इसलिए मैंने इनको देखें सबको स्टैटिक के तौर पे रखा है। जो हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना था, यानी कि क्लाइंट इसका अपना था, हर ऑब्जेक्ट के पास जो उसने यूआरएल डाउनलोड करने वो उसके अपने हैं, हर ऑब्जेक्ट ने कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं वो उसके अपना अपना डेटा है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट का अपना डेटा है उसको मैंने नॉन स्टैटिक रखा है, और वो डेटा जो तमाम ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं उसको मैंने स्टैटिक रखा है। ये बात होगी कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक हम किन बेसिस पे रखते हैं। आगे थोड़ा सा चलते हैं, ये कोड को भी आप समझने के चक्कर में ना पड़ें। जब मैं अपनी स्क्रैपिंग स्टार्ट करता हूँ डाउनलोड करने को, तो मैंने देखें इनिशियलाइज कॉमन कंपोनेंट। कॉमन कंपोनेंट मैं किसको कहता हूँ, ये वाले जो कंपोनेंट है ना ये मेरे कॉमन है, ठीक है, क्योंकि ये तमाम शेयर करते हैं आपस में। इनको मैंने इनिशियलाइज़ किया है, देखें इनिशियलाइज कॉमन कंपोनेंट्स को एक अलग मेथड में, वो मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो ये लेक्चर तैयार करते हुए मुझे ख्याल आया कि मुझे ये भी कॉल ना करना पड़े अगर मैं कोड को बेहतर करूँ कैसे, कि भाई जब मुझे पता है कि मैंने इनको इनिशियलाइज़ करना है स्टैटिक कंपोनेंट्स को, तो मैं क्या करूँ, इस कॉल को यहाँ से ख़त्म करूँगा, ठीक है, यहाँ पर एक स्टैटिक ब्लॉक बनाऊँगा, और जो कॉल मैंने वहाँ की हुई है, क्योंकि मुझे पता है मुझे हर केस में करनी है, जो मेरे कॉमन कंपोनेंट्स है वो मैंने सारे इनिशियलाइज़ करने हैं। तो ये देखिए ये सारा कोड मैं यहाँ से कट करके अपने स्टैटिक ब्लॉक में शिफ्ट कर दूँगा, और ये मेरा जो मेथड है एक्स्ट्रा मेथड ये ख़त्म भी हो गया। ना कि सिर्फ ये ख़त्म हो गया बल्कि मतलब एक तो कोड भी सिंपलीफाई हो गया और वो मेथड भी नहीं रहा। अब मुझे पता है कि जब भी मेरी क्लास लोड होगी तो ऑटोमेटिकली जो मेरा स्टैटिक यानी कि कंटेक्स्ट है सारे का सारा, जिसने ये सारी चीज़ें तैयार करनी है जी, मिसाल के तौर पे जिस वेबसाइट को रिक्वेस्ट करनी है, सिक्योर तरीके से करनी है, कौन सा हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट्स को डाउनलोड करने के लिए, पासवर्ड क्या सेट करना है, प्रॉक्सी सर्वर कौन सा यूज़ हो रहा है, ऑथेंटिकेशन कैसे हो रही है, कितने मतलब इसकी बहुत सारी डिटेल है। इनका ताल्लुक जो है ना वो 3-4 टॉपिक है, मल्टी थ्रेडिंग है, उसके अलावा वो आपकी कनेक्शन पूलिंग है, ये टॉपिक आपके सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में आएंगे, कुछ वेब के रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं ये वेब डेवलपमेंट में आएंगे। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी यूज़ हो रही हैं। अभी आप कोड को समझने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, अभी बस आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हम किस तरीके से जो है वो अपनी जो कॉमन चीज़ें हैं जो हर ऑब्जेक्ट को चाहिए वो हम स्टैटिक ब्लॉक में शिफ्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए इतना सारा जो कोड है, ये जो सारा कोड है, ये कोड तो मैं इस जगह पे नहीं लिख सकता ना कि हर एक स्टैटिक वेरिएबल के सामने वो कोड लिख दूँ, लेकिन स्टैटिक ब्लॉक की हेल्प से मैंने क्या कर लिया कि भाई अब मुझे मतलब इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए कुछ भी कॉल नहीं करना। मुझे पता है कि जैसे ही ये क्लास लोड होगी तो मेरे जो कॉमन कंपोनेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज़ हो जाएंगे, और जब मेरा जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ये जो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ स्क्रैपिंग को, स्टार्ट स्क्रैपिंग का मेथड कौन सा है, ये वाला, जब ये शुरू होगा तो मुझे पता है कि इससे पहले मेरे कॉमन कंपोनेंट्स इनिशियलाइज हो चुके होंगे। तो जैसे जैसे इसका ऑब्जेक्ट चलेगा और इनको यूज़ करेगा, यानी कि फॉर एग्जांपल चलिए इसके हम डिटेल में नहीं जाते कि ये कैसे काम कर रहा है, बस अभी आप ये समझें कि जो कॉमन कंपोनेंट्स हैं वो हमने स्टैटिक ब्लॉक से इनिशियलाइज़ करवा दी हैं ताकि जब हर एक ऑब्जेक्ट चले
और वो उन कंपोनेंट्स को यूज़ करे जो हमारे ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक कंपोनेंट हैं, तो उससे पहले कॉमन कंपोनेंट्स इनिशियलाइज हो चुके हों, क्योंकि उनको यूज़ करके हमने ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक कंपोनेंट सारे के सारे जो है वो क्रिएट किए हुए हैं, ताकि अगर हमारे एक वक्त में फॉर एग्जांपल 24 थ्रेड्स या 24 पैरेलल प्रोग्राम चल रहे हैं जो मतलब मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स को डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो एक जावा का प्रोग्राम उन चीज़ों को जो है वो हैंडल कर सके। तो एनीवे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जिसमें देखें स्टैटिक भी यूज़ हो रहा है, स्टैटिक ब्लॉक भी यूज़ हो रहा है और कंस्ट्रक्टर्स भी इसमें यूज़ हो रहे हैं। मतलब ये आप जब थोड़ा सा अभी आप चलें, जितनी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये करते जाएँ, तो इंशाल्लाह इस तरह के प्रोजेक्ट्स करना कोई मुश्किल नहीं है। मतलब अब आगे बस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, चाहे आपका ऊप है, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन है या वेब है। अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी किस्म का कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो आपको ज़ाहिर है थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन आपके लिए वो नामुमकिन नहीं होता। आप उसको थोड़ा सा टाइम लगा के समझ के उसको कर लेते हैं। एनीवे दिस इज़ ऑल अबाउट स्टैटिक थिंग्स। तो सी यू नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।